स्टार्ट करते हैं वैट की कंप्लीट रिकॉर्डिंग। सबसे पहली बात, वैट की फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स। टैक्स का मतलब क्या होता है? कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ। पढ़ना है साथ साथ बुक में चेक करते हुए। मेरी शक्ल देख लिया, बहुत दिनों में देखते कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ। जब आप गवर्नमेंट को कंपल्सरी पे करते हैं कानून में, तब उसको हम बोलते हैं टैक्स है आपका। वो टैक्सेस क्यों लिए जाते हैं? दो वर्ड अपने सामने, डिफरेंस एंड वेलफेयर। तीसरी बात, टैक्सेस कितने प्रकार के होते हैं? नाना प्रकार के तो होते हैं, लेकिन असली कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। द पर्सन हु bears the burden of tax does not himself deposited with the government। यानी कि जिसने अपनी पॉकेट से बियर किया वो खुद सरकार के पास जमा नहीं करवा रहा। ऐसा नॉर्मली गुड्स एंड सर्विसेज में होता है। गवर्नमेंट सेलर पर टैक्स इंपोज करती है, लेकिन सेलर आगे कस्टमर से रिकवर कर लेता है। देन रिकवर फ्रॉम द कस्टमर। इसीलिए जाता कस्टमर की पॉकेट से सेलर के पास है, सेलर से गवर्नमेंट के पास चला जाता है, कस्टमर की पॉकेट से गवर्नमेंट के पास गया, लेकिन कस्टमर ने खुद जमा नहीं करवाया। डायरेक्ट टैक्सेस की डेफिनेशन वहीं से बनेगी अपने सामने यहाँ पर। द पर्सन हु बियर द बर्डन ऑफ टैक्स हिमसेल्फ डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। जिसकी जेब से जाएगा इनकम टैक्स, मेरी जेब से जाएगा, मैं खुद जमा कराऊंगा। चलिए वैट का मीनिंग, जैसे सर्विस पर जब टैक्स लगता है उसको सर्विस टैक्स बोलते हैं। जब आपका वेल्थ पर टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? वेल्थ टैक्स बोलते हैं। जब उसको सेल्स पर टैक्स लगता है तब उसको वैट बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड वैट। वैट में जो टैक्स लगता है वो टोटल अमाउंट पर लगाते हैं, लेकिन जो पिछली स्टेज पर परचेज पर टैक्स हो चुका उसको लेस कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? वैट इज इक्वल टू टैक्स पेड ऑन सेल माइनस टैक्स पेड ऑन परचेज। एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूरे आते हैं, खाली कॉन्सेप्ट से रिलैक्स मत हो जाओ। आईटीसी का मतलब आया हुआ है, डिफाइन आईटीसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईटीसी? उन शब्दों को पकड़िए, क्या कहते हैं? टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? फॉर्मूला आउटपुट वैट माइनस इनपुट टैक्स। पढ़िए क्या कहते हैं? In this method, tax is imposed at each stage of sale। हर सेल पर टैक्स चार्ज होगा। किस अमाउंट पर? ऑन द एंटायर सेल वैल्यू, पूरे अमाउंट पर। और फिर जो अर्लियर स्टेज पर टैक्सेस पेड हैं उसका सेट ऑफ का दूसरा नाम डिडक्शन का नाम क्रेडिट मिलता रहेगा। दिस क्रेडिट अवेलेबिलिटी इज कॉल्ड आईटीसी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक्सप्लेन करने आने चाहिए आपको। फॉर्मूला ध्यान रखो और ये बताओ आईटीसी का मतलब क्या था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, What are different stages of VAT? Different stages क्या है अपने सामने यहाँ पर? What are stages of VAT? सिंगल स्टेज है या मल्टी स्टेज है? मल्टी स्टेज। यानी कि एक बार लगेगा या बार लगेगा? बार लगेगा, हर बार लगेगा। जब एक आदमी दूसरे को बेचेगा तब लगेगा। ये अपना प्रेजेंट वैट। क्या वैट में सारा बर्डन कंज्यूमर पर जाता है? यस। मैन्युफैक्चर होलसेलर से रिकवर कर लेगा, होलसेलर रिटेलर कंज्यूमर से। इस तरीके से सारे के सारे टैक्सेस टोटल कंज्यूमर की पॉकेट से रिकवर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये जो क्रेडिट है इनपुट पर, ये जो डिडक्शन है, ये डिडक्शन तभी मिलती है जब एक ही स्टेट गवर्नमेंट के पास दोबारा टैक्स जाता है। ओनली देन डिडक्शन इज अलाउड। ये डिडक्शन क्यों स्टार्ट की गई थी? टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन। कि एक ही गवर्नमेंट के पास जब दोबारा टैक्स जा रहा है तो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा रहा है। कैसे अवॉइड कर रहे हैं? कह रहे हैं कि जब सेल्स पर टैक्स निकालो तो आपने हमें पहले जब टैक्स पे किया था, अगर हमें ही पहले टैक्स पे किया था तो उस डिडक्शन क्लेम कर लो। इससे हमें जानकारी हासिल होनी चाहिए कि कौन सा टैक्स किसके पास जाता है। अगर यूपी में सामान सेल हुआ तो किसके पास जाएगा? यूपी के पास। एमपी में सामान सेल हुआ तो एमपी के पास जाएगा। अगर एक्साइज ड्यूटी की बात करें किसके पास जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। कस्टम ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट, सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट, सीएसटी किसके? सेंटर या स्टेट? स्टेट गवर्नमेंट। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट? फ्रॉम वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टार्टेड। जहां से गुड्स मूवमेंट स्टार्ट हुई है
वो स्टेट टैक्स कलेक्ट करेगा सर। इसका मतलब अगर यूपी में वैट पे हुआ पहले, अब एमपी में पे कर रहे हो, तो एमपी वाले उस यूपी का क्रेडिट, उसकी डिडक्शन नहीं देंगे। दैट डिडक्शन शैल नॉट बी अलाउड, डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसका इंपैक्ट पड़ेगा, अगर डिडक्शन नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे, उसे कॉस्ट में ऐड करेंगे। अगर किसी भी टैक्सेस की डिडक्शन मिल जाती है, क्रेडिट मिल जाता है, सेट ऑफ मिल जाता है, तो उसे कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। वो हम कस्टमर से टैक्स के नाम से कवर करेंगे, गवर्नमेंट के पास उतना जमा नहीं करवाएंगे। यहाँ पर की प्रिंसिपल, अगर क्रेडिट मिल रहा है तो कॉस्ट में ऐड नहीं कीजिए, अगर क्रेडिट नहीं मिल रहा तो कॉस्ट में ऐड कर दीजिए। इसके क्यों आपको पता है, यहाँ पर क्या एक मैन्युफैक्चरर एक से ज्यादा टैक्स पे करता है? यस, एक्साइज ड्यूटी भी पे करता है और वैट भी पे करता है। इन सब समस्याओं का इलाज क्या निकल कर आएगा? जीएसटी। अगला पॉइंट है एलिजिबल इनपुट्स, इनएलिजिबल इनपुट्स। इनएलिजिबल इनपुट्स, इनपुट्स पर जो भी टैक्सेस पेड होते हैं उसका हमें क्रेडिट मिलता है। लेकिन इनएलिजिबल इनपुट्स ऐसे इनपुट जिन पर टैक्सेस पे जो किए हमने उनका क्रेडिट नहीं मिलता है। एक्सेप्शन टू आईटीसी, जहां जहां हमें क्रेडिट नहीं मिल रहा, हमारा निमोनी कोड क्या वहां पर? इको इनपुट। स्टार्ट, ई से क्या बना? एग्जेम्प्टेड गुड, सी से कॉम्पोजिशन, सी, ओ से आउटसाइड इंडिया, आई से इनवॉइस नॉट अवेलेबल, एन से नोटिफाइड गुड, पी से पर्सनल यूज, यू से अनरजिस्टर्ड डीलर, टी से टैक्स वाला टैक्स नॉट शोन सेपरेटली इन द इनवॉइस, एच से अदर से दूसरे स्टेट से सामान, एक एक पॉइंट को समझते हैं ध्यान से। पहला पॉइंट अपने सामने एग्जेम्प्टेड गुड्स, आई से आपने एफ बनाया, एफ एग्जेम्प्टेड है, इसका मतलब आई पर वैट पे हुआ, इसका मतलब एफ पर दोबारा वैट पे नहीं होगा। अगर दोबारा पे नहीं होगा इसका मतलब आपको डबल टैक्सेशन नहीं हुआ। डबल टैक्सेशन नहीं है तो आपको कोई क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। नो क्रेडिट शैल बी अलाउड एट ऑल। हाँ जी, अगला पॉइंट अपने सामने, अगर एक इनपुट दो के लिए यूज कर रहे हैं हम, एग्जेम्प्टेड के लिए भी और टैक्सेबल के लिए भी, तो क्या क्रेडिट नहीं मिलेगा या पूरा मिलेगा या प्रोपोर्शनेट मिलेगा? प्रोपोर्शनेट। कौन से वाला पार्ट का क्रेडिट मिलेगा? वो इनपुट जो कि टैक्सेबल में यूज हुआ है। अगर इनपुट एग्जेम्प्टेड में हुआ तो जीरो क्रेडिट, अगर इनपुट टैक्सेबल में हुआ तो फुल क्रेडिट, अगर इनपुट एग्जेम्प्टेड टैक्सेबल दोनों में हुआ तो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट। लेकिन मशीनों के लिए लॉ थोड़ा सा अलग है। अगर मशीन यूज कर रहे हैं दो कामों के लिए, दो काम कौन कौन से? एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल, तो क्रेडिट फुल या प्रोपोर्शनेट? फुल क्रेडिट, सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर मशीन सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्टेड के लिए यूज कर रहे हैं, नो क्रेडिट, क्योंकि डबल टैक्सेशन नहीं होगा वहां पर आपका। अगर फुल क्रेडिट मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, एज पर स्टेट पॉलिसी जो भी 3 इयर्स में परमिटेड है आपके यहाँ पर। पहला एग्जेम्प्टेड गुड। दूसरा हमने कहा, अगला था कॉम्पोजिशन स्कीम। जो आदमी कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो करेगा उसमें कंडीशन होती है ही कैन नॉट इश्यू टैक्स इनवॉइस। अगर टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकता तो बाहर उसका क्रेडिट नहीं ले सकता उसके बिना। कॉम्पोजिशन स्कीम वाले के लिए कंडीशन, क्योंकि वो ईयर एंड पे टोटल सेल के ऊपर टैक्स पे करता है, हर सेल के ऊपर टैक्स नहीं निकालता। नेक्स्ट पॉइंट, आउटसाइड इंडिया से खरीदते हो तब उस सिचुएशन में कौन सा टैक्स लगेगा? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी किसके पास जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट पॉइंट, इनवॉइस नॉट अवेलेबल। याद रखिए, इनवॉइस इज द मेन रिक्वायरमेंट। इनवॉइस के बिना काम नहीं चल सकता। एविडेंस क्या दोगे यहाँ पर आप? क्रेडिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नोटिफाइड गुड्स। सरकार इसको बोलते हैं गुड्स इन नेगेटिव लिस्ट। नोट डाउन, नोटिफाइड गुड्स को एक और बोलते हैं गुड्स इन नेगेटिव लिस्ट। एक क्वेश्चन से याद करो, गुड्स नेगेटिव लिस्ट के अंदर याद रखिए सारे रिक्वायरमेंट सिर्फ इनपुट के लिए नहीं है, कैपिटल गुड्स के लिए भी है। ये सारे पॉइंट कैपिटल गुड्स पर भी लगेंगे। अगर आप मशीन बाहर से स्टेट से लेकर आ रहे हो, नो क्रेडिट। मशीन बिना इनवॉइस से लेकर आ रहे हो, नो क्रेडिट। मशीन नोटिफाइड है, नेगेटिव लिस्ट में है, नो क्रेडिट। तो सारे पॉइंट सिर्फ इनपुट के लिए नहीं है,
ऑल दीज कंडीशंस आर एप्लीकेबल फॉर कैपिटल गुड्स एज वेल। मशीनों के लिए भी सेम कंडीशन एप्लीकेबल है। तो नोटिफाइड गुड्स को बोलते हैं गुड्स इन नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव मतलब मना कर रहे हैं, इन पर टैक्सेस पे क्रेडिट नहीं मिलेगा, डिस्करेज कर रही है सरकार। क्रेडिट नहीं मिलेगा तो पक्की बात है क्या किया जाएगा, उसे कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं तो दोबारा टैक्स कहां पे करोगे आप सेल तो कर दे रहे सामान को, जब सेल नहीं कर रहे तो किस बात का डबल टैक्सेशन, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट वन, अनरजिस्टर्ड डीलर। आपको पता है 3 नंबर चाहिए होता है, 3 नंबर इनवॉइस पर लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन होगी तभी तो वेरीफाई कर पाएगा ऑफिसर। अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदते हो तो आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते, ना ही आपसे वैट चार्ज कर सकता है। क्वेश्चन कहता है गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर इंक्लूडिंग वैट, उसका मतलब होता है उसने कुछ वैट कुछ चार्ज नहीं किया, बस ये सब चीजें आपके यहाँ पर। इनवॉइस में अगला पॉइंट, टैक्स सेपरेटली शो नहीं किया तब भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन साफ साफ कह दे, टैक्स नोट टू सेपरेटली क्रेडिट मत दीजिए। फिर 2 पॉइंट आते हैं, अगर दूसरे स्टेट से सामान खरीदते हो, यूपी से सामान खरीदा, यूपी वैट पे किया, आज एमपी में सेल कर रहे हैं, एमपी वाले यूपी क्रेडिट नहीं देंगे। लेकिन अगर सीएसटी की बात आती है अपने सामने, यूपी से सामान खरीदा, ऑन पेमेंट ऑफ सीएसटी एमपी में आ रहा है सामान, यूपी से सामान एमपी पहुंच रहा है, पेमेंट ऑफ सीएसटी, तो सीएसटी किसके पास जाएगा, एमपी के पास है यूपी के पास। अब की बात एग्जाम का ट्रू फॉल्स, कि जब आप जो सीएसटी लेकर रखा है परचेज पर, दैट कैन नॉट बी टेकन एज आईटीसी। मैंने परचेज किया, यूपी से सामान परचेज किया, एमपी में लेकर आया, सीएसटी पे करके यूपी के पास सीएसटी गया, फ्रॉम वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टार्टेड। अब एमपी में सेल करूंगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके 9 पॉइंट जिनका क्रेडिट नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबल परचेजेस, ये थे इनएलिजिबल परचेजेस। अब वो परचेजेस जिनका हमें क्रेडिट मिल सकता है, which can be allowed as credit, एलिजिबल परचेजेस के अंदर अगर सेम स्टेट से सामान खरीदकर सेम स्टेट में बेचते हो कोई इश्यू भी नहीं है। दूसरी बात, सेम स्टेट से खरीद के दूसरे स्टेट में इंटरस्टेट सेल करते हो, यानी कि सामान यूपी से यूपी में खरीदा, यूपी से खरीद के एमपी में बेच दिया, यूपी से एमपी में गया, सीएसटी लगा, यूपी से एमपी गया है तो सीएसटी किसके पास जाएगा, यूपी के पास। फ्रॉम वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टार्टेड। इसका मतलब पहले यूपी के पास टैक्स गया था, अब भी यूपी के पास जा रहा है। लेकिन इसमें जरा सिस्टम याद रखिएगा कि क्या सिस्टम बनता है। अगर मैं यूपी से सामान खरीद रहा हूं, फिर यूपी से यूपी में बेच रहा हूं, फिर यूपी से एमपी में बेच रहा हूं, तो 2 टैक्सेस आ गए। एक तो मुझे यूपी का वैट पे करना पड़ेगा, एक मुझे यूपी से एमपी का सीएसटी पे करना पड़ेगा। तो यूपी का वैट है, उसका सीक्वेंस क्या है, यूपी का वैट पहले किसके यूज करूंगा, सीएसटी के लिए, वैट के लिए, किसी के लिए भी, वैट के लिए। पहले वैट का वैट किसके लिए यूज करेंगे, वैट के लिए। और फिर अगर कुछ बच जाएगा तो किसके लिए, सीएसटी। कंसंट्रेट, फोकस फोकस, यहाँ पर ध्यान रहो। और अगर कुछ बच जाएगा तो कहां पर, कैरी फॉरवर्ड, दैट शैल बी कैरीड फॉरवर्ड। ध्यान से केयरफुली, क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स। 3 ऑप्शन बनती हैं जिसको बोलते हैं वेरिएंट्स ऑफ वैट। वेरिएंट्स ऑफ वैट यानी कि क्या क्या वेरिएशन है, क्या क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अगर मैं कहूं कि आपको मशीनों पर टैक्सेस पेड का फुल क्रेडिट मिलेगा, मशीनों पे टैक्स पे किया, इमीडिएटली फुल क्रेडिट ले लीजिए, तो इस वेरिएशन का नाम क्या होगा, कंजम्पशन वेरिएंट। जो कंज्यूम करो हाथ हाथ क्रेडिट ले लो। वर्ल्ड में कौन सा मेथड है, इनकम या कंजम्पशन? वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर कंजम्पशन वेरिएंट है। झगड़ा नहीं है इनपुट क्या है, कैपिटल गुड्स क्या है, और ना ये झगड़ा है कि कितने साल उस पे टैक्स पीरियड बाद लेकर जाएंगे। साहब परचेज किया, हाथ मान डिडक्शन ले लो, क्रेडिट ले लो उसके यहाँ पर। अगर मैं कहूं मशीनों पे टैक्स पेड का क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, तो इस वेरिएशन का नाम क्या है, ग्रॉस प्रोडक्ट वेरिएशन, जो कहता है साहब हम क्रेडिट देना नहीं चाहते हैं। गवर्नमेंट को फायदा होता है इससे, मशीनों पे टैक्स पेड वो कहते हैं कौन झमेले में पड़े, कितने साल देंगे, कितने साल देंगे, देंगे नहीं क्रेडिट यहाँ पर। तीसरा, इंडिया में सबसे पॉपुलर कौन सा है, इनकम। ये क्या कहता है, क्या क्रेडिट मिलेगा, यस, मशीनों पे टैक्स क्रेडिट मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा। कितने ईयर्स में, बाई हाउ मेनी ईयर्स, 3 साल मिलेगा, बाकी बढ़ती है, सेफ्टी जो करना चाहिए। इनकम में यही है, साहब लड़का देना चाहते हैं, कैरिंग ओवर ऑफ क्रेडिट। कुछ क्रेडिट बच जाए अगले साल ही जाना, इसकी कोई लिमिट बाई पेमेंट तो रखी नहीं है।
सेट लगाना चाहे तो लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर हमें। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ अब हम देखते हैं सारे वैट की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है, स्टेट गवर्नमेंट संभालती कैसे है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करती है स्टेट गवर्नमेंट। सबसे पहली बात तो स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है कि जाकर रजिस्ट्रेशन करवा कर आओ। रजिस्ट्रेशन करवाने से आपको टिन मिलेगा, यूनिक नंबर, आपका अपना नंबर होगा। कुछ लोगों के लिए कंपल्सरी है, कुछ लोगों की मर्जी है। कंपल्सरी किन लोगों के लिए जवाब दीजिएगा, जिनकी टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है। इसका मतलब 10 to 50 है तब भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, बड़े कॉम्पोजिशन स्कीम में आ जाना रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। अगले पेज पर देखें 10 लाख से अगर कम है तब उस सिचुएशन के अंदर आपके लिए कंपल्सरी कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप करना चाहो तो क्या करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। उसका फायदा क्या होगा, आपको फायदा होगा आपका बायर आपसे सामान खरीदेगा, उसका क्रेडिट ले पाएगा। वैट चेन का मतलब मैं एक डीलर हूं जिसकी सिर्फ 8 लाख रुपीज की है, मैंने सामान किसी और से खरीदा तो वैट पे किया होगा ना। अगर मैं रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूं तो जो मैंने पीछे से टैक्सेस पे करके सामान खरीदे हैं उतना ही टैक्सेस में अगले आदमी को दे सकता हूं। वैट चेन चलती रहेगी। आई कैन इश्यू टैक्स इनवॉइस अगर मैं रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूं तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं जमा कराना सरकार के पास, पर पीछे वाले टैक्सेस पास कर दूंगा अगर मैं रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूं। लेकिन ये सारे मुद्दे तभी मायने रखते हैं जब होगा क्या, आपका बायर वो आदमी है जिसको आगे क्रेडिट लेने हो। अगर मेरा बायर है जिस अल्टीमेट यूजर है क्रेडिट लेने की, तो क्या जरूरत है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट कैंसिलेशन। 3 केस में कैंसिलेशन के यहाँ पर। पहला केस बिजनेस बंद कर दिया, डिसकंटिन्यूअस। दूसरा केस सेलिंग का बिजनेस, क्यों, बिकॉज न्यू पर्सन विल टेक हिज न्यू नंबर, नया नंबर लेगा। एंड shifting of place in same state या other state? Other state. If the business is shifted in the same state, then state will be same. This is because in every state the registration number will be same. If you go to different state, then only registration number will change. तब आपका नंबर चेंज होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, थ्रेशोल्ड लिमिट याद रखना, थ्रेशोल्ड कट ऑफ लिमिट रजिस्ट्रेशन की 10 लाख रुपए। थ्रेशोल्ड लिमिट को ऊपर जाओगे तो कंपल्सरी, उसके नीचे रहोगे तो आपकी मर्जी है, कराना चाहो करिए, ना करना ना करिए। 3 कितने डिजिट का होता है, हमारे डिजिट 11। पहले 2 किसके, स्टेट के, अगले 2 चेक डिजिट, अगले उसके बाद अपना नंबर, यूनिक नंबर। वहां पर फायदा बहुत बड़ा क्या होगा 10 का, क्रॉस चेकिंग। क्रॉस चेकिंग अगर हम देखें तो क्रॉस चेकिंग से क्या क्या फायदे होते हैं। एक तो फ्रॉड पकड़ में आ जाता है, सप्लायर का नाम पता, आपके पास ऑफिसर आएगा और पूछेगा कि भैया आपने क्रेडिट क्यों लिया, कैसे लिया क्रेडिट, यहाँ पर तो आप दिखाओगे सप्लायर का इनवॉइस। सप्लायर का इनवॉइस दिखाओगे तो उसके ऊपर उसका 10 नंबर लिखा होगा। 10 नंबर लिखा होगा तो ऑफिसर चेक कर लेगा भैया उसने कहीं जमा करवाया नहीं करवाया, खाली बिना बात के फ्रॉड इनवॉइस दिखा देना पड़ा। दूसरी बात, उस सप्लायर ने टैक्स जमा करवाया नहीं करवाया, उसके 3 नंबर से पता चलेगा। तीसरी बात, उसके डिटेल जितनी डीलर की हैं, कौन है, कहां रहता है, क्या चीजें हैं। फिर अगली बात, वो जो सप्लायर है वो रिटर्न वगैरह सारी चीजें प्रॉपर्ली जमा करवा नहीं करवा है, ये सारी बातें क्रॉस वेरिफिकेशन से। अगली बात, वैट इनवॉइस, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। पुराने वाले जमाने में डिक्लेरेशन फॉर्म चला करते थे, आज की तारीख में फॉर्म नहीं चलता कोई भी, क्या चलता है, इनवॉइस। इनवॉइस इस बात का एविडेंस है कि आपको क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इनवॉइस इज क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या अहमियत है, 4 इंपॉर्टेंस। एक, क्रेडिट का अमाउंट इनवॉइस से पता चले, इसलिए हमने पढ़ा कि अगर इनवॉइस नहीं है तो क्रेडिट नहीं आपका, क्रेडिट का अमाउंट इनवॉइस से पता चलेगा। एश्योरेंस ऑफ इनवॉइस, इस बहाने इनवॉइस आ जाएगा आपके पास, कल को गुड वारंटी गारंटी क्लेम कर सकते हो आपको ऑफिसर बताएगा तो ऑडिट इनवॉइस ही करेगा, चेक उसी से होगी आपके यहाँ पर, और चोरी बड़ी आसानी से पकड़ी जा सकती है। सप्लायर में टैक्स जमा कराने का सारी बातें इनवॉइस के थ्रू आपके सामने। इवेजन ऑफ टैक्स, कंटेंट्स ऑफ इनवॉइस को स्मार्टली याद कर रखा हमने। इनवॉइस के क्या क्या कंटेंट है, कौन सा, पहला क्या था आपके सामने यहाँ पर, सेलर सेम एड्रेस। दूसरा क्या कर रहा है यहाँ पर, पिन नंबर ऑफ सेलर। तीसरा उसके बाद बायर का नेम एड्रेस। चौथा बायर का पिन नंबर। उसके बाद पांचवा अमाउंट ऑफ टैक्स। अमाउंट ऑफ टैक्स कंपल्सरी। कौन सा उसके बाद
सिग्नेचर, फिर उसका डेट, इनवॉइस नंबर, जो जो डिटेल्स हैं अपने सामने आ सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वेरी क्रिटिकल टॉपिक, कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन का मतलब हमने क्या कहा था? सिंप्लीफाइड स्कीम। एक लमसम अमाउंट चार्ज कर देते हैं। गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि स्मॉल डीलर्स को तंग ना करें, बड़े डीलर को छोड़ देना। तो व्हाइट पेपर ने रिकमेंड किया कि स्मॉल डीलर को इतने सारे काम मत करवाओ, उससे पूरे ईयर की सेल्स पर एक फिक्स अमाउंट टैक्स पे करा दो। व्हाइट पेपर जो लिमिट रखी है इसके लिए रिकमेंडेड, कितनी लिमिट रखी है? 10 to 50 लाख। रजिस्ट्रेशन करवानी है 10 लाख वाले को, लेकिन कॉम्पोजिशन की व्हाई नॉट बिलो 10 लाख? क्योंकि 10 लाख से कम होगा वो तो वैसे ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चेक कीजिए क्या कहते हैं। व्हाइट पेपर में रिकमेंड कितना किया? बहुत रेट कितना रिकमेंडेड है? 0.25% रिकमेंडेड। चेक कीजिए, कंडीशन 10 से 50 लाख हो गई। कुछ ऐसी सेल्स हैं जिन पर की कॉम्पोजिशन स्कीम लागू नहीं होती, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि वो सेल्स इस वैट में कवर अप ही नहीं होती। यहाँ की वैट में कौन सी सेल कवर अप होती है? जो कि सेम स्टेट में होती है। अगर मैं बात करूं बाहर से इंपोर्ट किया मैंने सामान, तो उस पर क्या लगेगा? कस्टम ड्यूटी, एक्ट कस्टम एक्ट लगेगा, तो वैट एक्ट में बात करेगा। अगर मैं बात करूं इंटरस्टेट परचेज है, तो उस पर सीएसटी लगेगा, सीएसटी एक्ट लगेगा, वैट एक्ट कैसे बात कर सकता है? अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन किया, एक्साइज ड्यूटी लगेगी, एक्साइज एक्ट बात करेगा, हम कैसे बात कर सकते हैं? अगर आपने स्टॉक ट्रांसफर किया आपने, तो उसका कोई सेल ही नहीं है, उस पर क्या कॉम्पोजिशन लगाएंगे? इन पर कॉम्पोजिशन स्कीम लागू नहीं होती है। किन पर? इंटरस्टेट रेट, इंपोर्ट, स्टॉक ट्रांसफर या जिसपे वैट लागू नहीं है। कॉम्पोजिशन स्कीम के मेजर बेनिफिट। सबसे पहला बेनिफिट, टैक्स कैलकुलेशन इज सिंपल। व्हाई इट इज सिंपल? अगर हम स्कीम से बाहर चले जाएं, हर सेल पर आउटपुट वैट निकालना है, फिर टोटल आउटपुट वैट, फिर टोटल आईटीसी, फिर नेट वैट, जबकि इसके अंदर क्या करना है? पूरे साल की टर्नओवर पर मल्टीप्लाइड बाय अ फिक्स रेट। एक रेट लगाकर चलोगे वहां पर आप टैक्स निकालना वाकई में आसान है। यहाँ पर इट इज क्वाइट इजी। दूसरी बात, स्मॉल टैक्स। व्हाई स्मॉल टैक्स? क्योंकि रेट बहुत कम है। नॉर्मली तो रेट बहुत ज्यादा होता है, व्हाइट पेपर में तो 0.25 रिकमेंड कर रखा है, स्टेट से 1% लगा रखा है, so it is very very small, कम अमाउंट है। नेक्स्ट, रिटर्न, जो आपकी समरी ऑफ ट्रांजैक्शन बनाकर देनी है आपको। नॉर्मली तो साल में 3 या 4 बार देनी पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बार देनी पड़ती है। फिर रिकॉर्ड, नॉर्मली 3 रिकॉर्ड होते हैं, सेल, परचेज, वैट। यहाँ पर सिर्फ एक रिकॉर्ड कौन सा होगा? सेल्स रिकॉर्ड। लेकिन नुकसान 2 है। जो डीलर स्कीम फॉलो कर रहा है, उसने जिससे टैक्स पे करके सामान खरीदा था, उस परचेज पर पे किए टैक्सेस का उसको आईटीसी मिल सकता। हालांकि बेकार की बात है, टैक्स इतना कम कर रखा है, क्या लगता है आईटीसी आपको यहाँ पर? और दूसरी बात, आपने इसका सामान बेचा, वो भी क्रेडिट ले सकता। यार ये थोड़ा नुकसान है, लेकिन नॉर्मली ये लोग सामान उन्हीं को बेचते हैं जो कि यूजर होते हैं, पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं, उनको क्रेडिट लेना नहीं होता। अगर फिर भी कोई कहे कि क्रेडिट लेना था उनको, तो भैया स्कीम ऑप्शनल है, हम कौन से वसी कर रहे हैं आपके साथ? आप ना आना चाहो नॉर्मल स्कीम है। चलिए, कॉम्पोजिशन के फायदे नुकसान। अगला टॉपिक स्टॉक ट्रांसफर है। स्टॉक ट्रांसफर के ऊपर हम सेल नहीं लगाते, कोई सेल नहीं, कोई सेल टैक्स नहीं है। सेल गवर्नमेंट लगाना चाहे तो कंसाइनमेंट टैक्स लगा सकती, बात अलग है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर स्टेट के बाहर स्टॉक ट्रांसफर करते हो तो इस स्टेट का रेवेन्यू लूज हो जाता है। कैसे? हमने सामान दिल्ली से दिल्ली में खरीदा, खरीदते क्रेडिट ले लिया, दिल्ली ने सामान यूपी अपनी ब्रांच को भेज दिया। अब जो टैक्स मिलेगा कल को यूपी ब्रांच से बिकेगा तो यूपी से मिलेगा। दिल्ली कहता मैं क्रेडिट दूं, लेकिन जनता की फरियाद के चक्कर के अंदर दिल्ली सरकार मान गई कि चलो हम कुछ रेट दे देते हैं, लेकिन कम करके देंगे। वैसे तो नॉर्मली जितना टैक्स रेट होता है उतना रेट देते हैं हम, लेकिन अब की बात जितना भी टैक्स पे किया था उसमें से 2% ऑफ व्हाट? 2% ऑफ परचेज प्राइस जो है वो लेस करने के बाद उसके बाद जो बचेगा उतना क्रेडिट देकर चलेंगे। सेंटेंस पढ़ो ध्यान से, जरा सेंटेंस चेक करो क्या लिखा है यहाँ पर। सेंटेंस से छोटा सा ध्यान से कहते हैं, however tax paid on goods which are stock transfer outside state के बाहर, उसके बाद जो सामान भेजा आपने यहाँ पर इज अवेलेबल, मिल तो जाएगा क्रेडिट उसका आफ्टर रिटर्न डिडक्शन ऑफ 2% ऑफ परचेज।
परचेज प्राइस का ध्यान रखिए यहाँ पर। हाँ जी, वैट चेन में, वैट कंपोजिशन स्कीम के अंदर वैट चेन क्या टूट जाती है? यस। जो डीलर है उसने जिससे सामान खरीदा होगा उसने टैक्स पे किया है, उसका क्रेडिट ना तो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है और ना ही आगे वो ले सकता है। जितने भी टैक्सेस पेड थे वो सारे खत्म हो गए, जितना भी था आपका कॉन्सेप्ट वैट चेन का टूट गया, छोटा सा नुकसान। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। वैट के रेट क्या क्या है? रेट्स ऑफ वैट, कितने प्रकार के रेट्स हैं यहाँ पर? 5 प्रकार के रेट हैं यहाँ पर। पहला रेट नॉर्मल रेट 12.5, कम सस्ता रेट कौन सा? 4%। गोल्ड सिल्वर प्रीशियस मेटल के लिए 1%। कुछ कॉमोडिटीज को माफ कर रखा है, घरों में लोग वैसे बनाते हैं, छोटा मोटा सामान है, आम जरूरतों की चीजें आपकी जो भी है। और कुछ चीजें ऐसी हैं वैट के सिस्टम से बाहर है, उन पर नॉर्मल सिंगल चीज वाला टैक्स लगाते हैं किसी प्राइस के ऊपर। वो 4 चीजें कौन कौन सी बाहर है? पेट्रोल, डीजल, लिकर और क्लोरीन। इन सबको डिस्करेज करने के लिए और बहुत सारे रीजन उसके पीछे यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है एक्सपोर्टर और एससीजेड को? एक्सपोर्टर जब सामान एक्सपोर्ट करेगा तब उस टाइम पर उसका टैक्स माफ कर देंगे, लेकिन एक्सपोर्टर ने जो सामान परचेज किया होगा उसमें टैक्स पेड है, उसका क्या करेंगे? अब बात यह आपका सामान एग्जेम्प्ट है क्योंकि आपने एक्सपोर्ट कर दिया, आपने परचेज पर टैक्स पे किया था। नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि अगर आपने परचेज पर टैक्स पे किया और गुड्स आपके एग्जेम्प्ट है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार ने स्पेशल केस बनाया और ये कहा कि आपके गुड्स एक्सपोर्ट होने की वजह से अगर एग्जेम्प्ट है, जो भी परचेज पर टैक्स पेड है हम उसका क्रेडिट देगा। क्रेडिट देने तो आपकी कॉस्ट कम होगी, पक्की बात है। अगर वो एसएससी कहता है साहब मैं क्रेडिट का क्या करूं, मेरे तो क्रेडिट बेकार है, मैं तो सारे सामान एक्सपोर्ट कर रहा हूं, अगर वो इंडिया में सेल करता तो उसके लिए क्रेडिट यूज कर लेता, लेकिन उसका क्रेडिट अगर बेकार ही है, सरकार कहती कोई बात नहीं, वहां कोई फर्क नहीं। सेम कॉन्सेप्ट एससीजेड का स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसमें मान लिया जाता है कि फॉरेन कंट्री में है, एक एरिया फिक्स कर रखा है कि आप यहां से सामान एक्सपोर्ट करते हैं, एससीजेड से एग्जेम्प्ट है। जो सामान खरीद रहा है उससे उस सिचुएशन के अंदर उसको भी कहा गया कि आपका टैक्स माफ कर देंगे या फिर आपको क्रेडिट रिफंड देंगे। यहाँ पर एससीजेड जो इलाके हैं उसको भी मानकर चलेंगे कंट्री के बाहर है, जो भी यहां से सामान एससीजेड भेजेगा उसको मान लेंगे एक्सपोर्ट करके सेम फैसिलिटी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, रिकॉर्ड्स। 3 रिकॉर्ड है अपने सामने, स्टार्ट करो कौन कौन से? पहला रिकॉर्ड कौन सा? परचेज, दूसरा सेल्स, तीसरा वैट। इन सब डिटेल देखकर चलनी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिक्लेरेशन फॉर्म्स। डिक्लेरेशन फॉर्म्स ये प्रूव करने के लिए हुआ करते थे कि आपने फर्स्ट स्टेज पर टैक्स जमा करवा दिया है किताब में, कि फर्स्ट स्टेज पर टैक्स जमा हो चुका है, इसके लिए आप फॉर्म लिया करते थे, ऑफिसर से अप्रूव कराया करते थे। लेकिन आजकल के इसकी जरूरत है ना? यहाँ पर नहीं है। आजकल किसकी जरूरत है? हमें सिर्फ इनवॉइस। टाइम वेस्ट होता था, फोल्ड होती थी, कोई झमेले बिना बात थी, अब तो झमेले खत्म। यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रिटर्न, समरी ऑफ ट्रांजैक्शन। एक सारे पीरियड की एक्टिविटी बताते हो आप ऑफिसर को भी मैंने स्टेटमेंट क्या किया था। रिटर्न, समरी ऑफ ट्रांजैक्शन। व्हाइट पेपर क्या कहता है? साल में 2 बार नहीं, व्हाइट पेपर क्या कहता है? मंथली, एनुअली, हाफ ईयरली। वैसे हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं? रिटर्न कितनी बार जानी चाहिए बोलिएगा? महीने में 1 बार, 6 महीने में 1 बार या 3 महीने में 1 बार? कब होनी चाहिए? 1 दिन में 1 बार। शाबाश, डेली रिटर्न जानी चाहिए। हाँ जी, उस रिटर्न में क्या क्या डिटेल्स होंगी चेक करें जरा हम यहाँ पर। आउटपुट, वैट, आईटीसी और पेमेंट। स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? डिटेल चेकिंग। क्या हर रिटर्न की डिटेल चेकिंग होगी या सिलेक्टेड केसेस की? सिलेक्टेड केस की डिटेल चेकिंग होगी यहाँ पर। वर्ड याद करो साथ साथ, सिलेक्टेड केसेस चेक होंगे आपके यहाँ पर। उस सिचुएशन में उन्हीं को ऑफिसर से स्क्रूटनाइज करेगा डिटेल में यहाँ पर। आप लिखो भैया। हाँ जी, अब उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पर कि पेनल प्रोविजन, आप पर पेनल्टी इंपोज करेंगे। पेनल्टी कैसे कैसे क्या क्या इंपोज करेंगे वहां पर, हम कब कब इंपोज करेंगे? कहते हैं अगर आपने रिकॉर्ड नहीं रखे तो हमने कहे थे। दूसरी बात, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई आपने यहाँ पर। तीसरी बात, अपने सामने यहाँ पर हमने रिटर्न जमा नहीं करवाई है।
और चौथी बात हमने क्या किया है, टैक्स जमा करा है। चलिए कर सकती है आप नेक्स्ट असेसमेंट यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। आप टैक्स असेस कर रहे हैं, टैक्स कंप्यूट कर रहे हैं, यहां पर आप टैक्स इज बीइंग कंप्यूटेड। टैक्स असेसमेंट कौन करेगा, ऑफिसर आकर करेगा या असेसी खुद करेगा? असेसी खुद करेगा। इसका नाम क्या कहते हैं हम, सेल्फ असेसमेंट, कि आपको अपना टैक्स अपने आप निकालना है आपको, लेकिन आप पर डर रहे इसके लिए थोड़ा बहुत क्या करेंगे यहां पर हम चेकिंग करेंगे, ऑडिट करवाएंगे आपसे। यहां पर ऑडिट करवाने 3 कारणों से जरूरी होती है। नंबर 1 लैक ऑफ एजुकेशन, क्योंकि पप्पू कांट मेंटेन अकाउंट्स, पप्पू कांट कैलकुलेट टैक्स, लैक ऑफ एजुकेशन। दूसरा लैक ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स का मतलब क्या, ऑफिसर्स इतने नहीं है उस सिचुएशन के अंदर यहां पर। तीसरा उसके बाद सेल्फ असेसमेंट, आदमी जब अपना टैक्स निकालता होगा तो कम निकालता होगा या ज्यादा निकालता होगा, कम निकालता है। तो चेकिंग कुछ ना कुछ चाहिए। कल को अगर आप अपने मार्क्स लगाओगे तो अपने मार्क्स कम लगाओगे, ज्यादा लगाओगे, ज्यादा लगाएंगे आप, बहुत लगाएंगे। चेकिंग 2 तरीके से हो सकती है, या तो डिपार्टमेंट के ऑफिसर खुद कर देंगे या फिर सीए से करा लेंगे। अगर सीए से कराएंगे तो उसको इंटरनल बोलेंगे या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ऑडिट, और अगर खुद करेंगे तो इंटरनल ऑडिट बोलेंगे उसको। चेकिंग करवाने की बात आती है सामने। सीए का रोल, सारा रोल सीए का ही है। भारत का सबसे मेहनती, ईमानदार, पढ़ा लिखा एक ही पर्सन कौन, सीए। नो छोटे भाई, नो छोटी बहन, और कोई नहीं आएगा। क्या क्या काम करेगा सीए यहाँ पर, आपके रिकॉर्ड रखेगा, टैक्स प्लानिंग आपका टैक्स समझा करके दिखा देगा, ऑडिट एक्सटर्नल करवा देगा आपको वहां पर, और फिर क्या करेगा वहां पर, डिपार्टमेंट के ऑफिसर से डील करेगा, बातचीत करेगा वहां पर, क्या क्या चीज कैसे कैसे अपने काम। चलिए सारे डील हो जाएंगे यहाँ पर। अगला टॉपिक है क्रिटिकल अपने सामने की, कंपैरिजन ऑफ पास्ट सेल्स टैक्स एंड प्रेजेंट सेल्स टैक्स। स्टेज ऑफ लिविंग, पुराने सिस्टम के अंदर टैक्स कब लगा करता था, मल्टी सेल या सिंगल, सिंगल से। आज की तारीख में मल्टी से। पहले बाद वाली सेल जो हुआ करती थी, पहले के बाद वाले को सब्सिक्वेंट बोलते हैं, वो सेल एग्जेंट होती थी या टैक्सेबल होती थी, एग्जेंट होती थी। आजकल बाद वाली सेल टैक्सेबल होती है। पहले टैक्स बड़े निकालना आसान होता है, मुश्किल होता था, मुश्किल होता था। टैक्स में क्या सोच कर लिखा था, बहुत खुश होगा मास्टर। हाँ जी, क्या कहते हो, टैक्स निकालना पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था, आजकल क्या है, आसान। बच्चे निकालते हैं, 60 पास बच्चे निकाल देते हैं। नेक्स्ट फॉर्म, पहले नाना प्रकार के फॉर्म हुआ करते हैं, आजकल इनवॉइस चलता है। पहले टैक्स को निकालता था असेसी या डिपार्टमेंट, आजकल कौन निकालता है, असेसी। पहले पेनल्टी कम हुआ करती थी या ज्यादा, आजकल पेनल्टी क्या है, कम। लगते हैं फायदे नुकसान। फायदे, चोरी नहीं होती, क्योंकि बकरे की अम्मा तब तक है, एक से दूसरा, दूसरे कोई ना कोई पकड़ में आएगा। ट्रांसपेरेंसी, क्या आपको टैक्स का अलग से अमाउंट पता होता है ना पर आपको, उससे आप चेक कर सकते हो देश के लिए कितना भला, कैसे काम हुआ। न्यूट्रल, क्या आपको इस बात से फर्क पड़ेगा कि स्टेट में सामान कौन सा खरीद रहे हो, नहीं, स्टेट में, सेम स्टेट में कोई भी खरीद को फर्क नहीं पड़ता, क्रेडिट मिलना। न्यूट्रल। बेटर अकाउंटिंग, अकाउंट बनने शुरू हो गए, अकाउंट बनेंगे तो और भी टैक्स रेट पड़ जाएंगे यहाँ पर। रेवेन्यू कलेक्शन, क्या गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़े हैं क्या, यस, क्योंकि साहब लीकेज जो बीच में जो होती थी वो कम होगी यहाँ पर आपकी। सर्टेनिटी, पहले बड़ा अजीब सा काम हुआ करता था, पता नहीं सामान कितने का बिकेगा, क्या हालात है। क्या आज के लिए चीज फिक्स है कि जितने का बिकेगा उतना कोई टैक्स है, यस, सर्टेन है, जितने का बिकेगा उतना कोई टैक्स लगेगा। सर्टेनिटी। Reduce the ultimate sale price, that is not inflationary nature, that through inflation नहीं बढ़ी आपकी, हर सेल पर टैक्स लगता है, लेकिन पिछले सेल का क्रेडिट तो मिल जाता है। वैट डीमेरिट, नुकसान, इंक्रीज इन कॉस्ट। 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला पॉइंट अपने सामने क्या निकल गया, असेसी की कॉस्ट क्या बढ़ गई, रिकॉर्ड रिटर्न, सारे सेसी पहले को होता था, सारे यहाँ पे। डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैसे बढ़ गई, डिपार्टमेंट कॉस्ट कैसे बढ़ गई कि साहब पहले एक डीलर को संभालना पड़ता था, मैनी डीलर को संभालना पड़ता है। और मुझे आपका ध्यान से
इंक्रीज वर्किंग कैपिटल को कंपेयर करने के लास्ट स्टेज से कंपेयर करना पड़ेगा। A to B, B to C, C to D, D to E, D to E लास्ट स्टेज में E B को पे करेगा, D सरकार को पे करेगा। मल्टी स्टेज में A B को सेल करेगा तो भी B को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो B को सामान खरीदने के लिए एक्स्ट्रा टैक्स अमाउंट भी चाहिए एज कम्पेयर टू लास्ट में B को टैक्स अमाउंट भी चाहिए। इस स्टेज में B को टैक्स अमाउंट चाहिए, उतना पैसा ज्यादा इकट्ठा करना पड़ेगा, बैंक से ज्यादा लेना पड़ेगा, बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं तो उसके ऊपर की कॉस्ट का लॉस होगा। थर्ड, डिमेरिट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रेट ऑफ अदर टैक्सेस। ये जितने भी और टैक्सेस हैं दूसरे स्टेट गवर्नमेंट को गए, सेंट्रल गवर्नमेंट को गए, क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, इसका इलाज क्या निकल कर आएगा? जीएसटी। लास्ट ऑफ इट, मेथड ऑफ वैट। 3 मेथड सोचे गए थे वैट निकालने के लिए। पहला मेथड कौन सा सोचा गया था? एडिशन मेथड। एडिशन मेथड में एक चीज को छोड़ दीजिए, किसको? परचेज को। बाकी जो खर्चे आपने किए सबको ऐड कर दीजिए। मेथड बहुत मुश्किल है। क्यों मेथड मुश्किल है? हर सेल के लिए उसके एग्जैक्ट खर्चे निकालना काफी डिफिकल्ट टास्क है। हर बार जब सामान बेचते उसी के खर्चे, उसी की सारी चीजें, बहुत मुश्किल काम हो जाता है, वेरी डिफिकल्ट टास्क। ड्रॉबैक है मेन, और हमें इनडायरेक्ट टैक्स हाथ वहां तभी रिकवर करके चल रहे हैं। दूसरा मेथड था सब्सट्रैक्शन मेथड, सेल्स माइनस परचेज। मेथड ही मुश्किल है क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, कोरिलेट करना पड़ेगा। आज जो सामान बेचा ये कितने में खरीदा था आपने, और वो फिर उसको बिल टू बिल कोरिलेशन बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके यहाँ पर। तीसरा मेथड कौन सा बोलेगा? क्रेडिट मेथड, इनवॉइस मेथड। इंडिया में कौन सा मेथड चल रहा है? इनवॉइस। इसका और नाम वाउचर मेथड या फिर टैक्स क्रेडिट मेथड। ओके, दीजिए साहब, यहां पर अगर समाप्त होती है।